हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल एक्ट विद फैक्ट्स। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका यूपीएसआई भर्ती, जिसका एग्ज़ाम आपके बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। उसमें पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 4 है ये। इससे पहले हम मूल विधि, हिस्ट्री और हिंदी और पॉलिटी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। और वीकली हम हर सब्जेक्ट के 2 या 3 प्रैक्टिस सेट निकालते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इस कंटेंट की अगर आप पढ़ोगे, आप ध्यान से पढ़ोगे, हम लगभग 30 मिनट में आपके 30 से 40 क्वेश्चन कराते हैं। और ये सब वही क्वेश्चन हैं जो इस बार आने वाले हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने मूल विधि में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे और मूल विधि थ्योरी भी शुरू कर दी थी। और उसी के लिए अब हम मूल विधि में नए नए सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज थ्योरी में पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। अब हम चलते हैं इस वीडियो की ओर, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। दोस्तों, ये क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी का नहीं बल्कि जीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान को जब हमने बनाना शुरू करा तो उसमें समय कितना लगा था। ऑप्शन देखते हैं। 2 वर्ष 10 महीने, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 3 वर्ष 1 माह। तो दोस्तों, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है ऑप्शन बी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा बनकर संविधान तैयार हुआ था। और मैं बता दूं, इसके अतिरिक्त संविधान सभा की पहली बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो इन दोनों तिथियों में कुल समय हमारा जो निकला था वो था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो आपको दोनों डेट याद रखनी है। आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 हम को हमारा अंगीकृत करा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहलाता है। तो जो टाइम लगा था हमारा वो ऑप्शन बी में सही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये हमेशा वही क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, और जो कि इस बार आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान से पूरी वीडियो देखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को किसने प्रस्तुत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका उत्तर तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर आप सबको पता है, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी ने ही हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। और जो जब जानते हो कि आप इसका जो इसको आप हम और जो बाद में संविधान का प्रियम्बल कहलाया गया था वो यही था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, जीएस में भी आता है और पॉलिटी के रूप में भी आता है। ऑप्शन देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। इसका उत्तर सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो सही उत्तर है वो हमारा 24 जनवरी 1950 को ये हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को ही औपचारिक रूप से अपनाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। जो हमारी आखिरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट बैठक में हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को ही अपनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए 35वां, बी 36वां संशोधन, सी 42वां, या डी 61वां। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वो हमारा है ऑप्शन बी। 36वें संशोधन के अंदर सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब हम चलते हैं, और ये जब ये पूर्ण राज्य बना था तो ये हमारा 22वां राज्य था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 22nd स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हो कि कोई भी इसमें ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं विभिन्न एग्जाम्स में। भारतीय संविधान के सशक्त केंद्र के साथ फेडरल सिस्टम किस देश से ली गई थी। दोस्तों, आपको पता है कि कौन से पॉलिटी में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि हमने किस देश से क्या क्या अडॉप्ट करा, और हमारे इससे पहले के जितने भी सेट थे
हमने उसमें ये क्वेश्चंस जानबूझ के इंसर्ट करे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ब्रिटेन या डी आयरलैंड। एक बार फिर से पढ़ते हैं। हमने भारतीय संविधान के अंदर जो फेडरल सिस्टम है ये किस देश से अडॉप्ट किया गया है, किस देश से हमने लिया है। ऑप्शन में अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है या आयरलैंड है। इसका ऑप्शन सबको पता होना चाहिए जो कि है कनाडा। कनाडा से भारत ने मजबूत केंद्र, अविष्ट शक्तियों केंद्र के पास और संसदीय ढांचा अपनाया है। और आपको पता होना चाहिए कि हमने ब्रिटेन से लिया है अपना 2 हाउसेस, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, जो कि ब्रिटेन में अपर हाउस और लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार किस ऐतिहासिक फैसले में माना गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए केशवानंद भारती केस, बी पुट्टस्वामी आधार केस, सी मेनका गांधी केस या डी शाहबानो केस। दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी जो आपका केस था ये हमारा आया था पुट्टस्वामी में। केएस पुट्टस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट केस है और मैं ये सारे केस आपको डिस्कस भी कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि दोस्तों बता दूँ केएस पुट्टस्वामी जब केस आया था तो इसमें आधार कार्ड का जब मैंडेटरी कर दिया गया था गवर्नमेंट ने, तो एक पीआईएल फाइल हुई थी। उस पीआईएल के अंदर केएस पुट्टस्वामी केस आया था, उस जिसमें सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोल दिया था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल आर्टिकल है, राइट है जो कि अनुच्छेद 21 के तहत है। हाँ, जहाँ रखी थी वहीं है। कि केएस पुट्टस्वामी केस में क्या हुआ था कि जो राइट टू प्राइवेसी है इसको फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 घोषित कर दिया गया था। अब बात करते हैं केशवानंद भारती केस। दोस्तों, इसमें जो केशवानंद भारती केस है इसमें हमारे संवैधानिक ढांचे को अपनाया गया था और संवैधानिक ढांचा का एक प्रिंसिपल लागू कर दिया गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा संसद है वो कुछ भी बदल सकता है, बट वो जो बदले वो हमारे संसदीय ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात यह है। मेनका गांधी केस आपका आर्टिकल 21 के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और शाहबानो केस आप सबको पता है जो कि आया था हमारा उसके ऊपर कि मुस्लिम वाइफ्स होंगी जिनको डिवोर्स के अंदर 125 का अधिकार यानी कि राइट टू मेंटेनेंस मिल सकता है। ये सारे केसेस आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वो वारंटो रिट पर शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों, ये रिट जो होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कि 5 रिट है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है और ये कई बार आता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हम आदेश देते हैं, बी शरीर को प्रस्तुत करें, सी किस प्राधिकार से या डी मना करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है ऑप्शन सी, किस प्राधिकार से कि बाई व्हाट अथॉरिटी। दोस्तों, ये रिट जो है वो पूछती है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से सार्वजनिक पद पर बैठा है। अगर वो पद अगर वो किसी पद पर अनवैधिक बैठा हुआ है, मतलब अवैध तरीके से बैठा हुआ है, तो उसे हटाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिट्स होती हैं, आपको 5 रिट मालूम होने चाहिए। क्वो वारंटो क्या कहता है कि बाई व्हाट अथॉरिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन, बी एकल संक्रमणी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, सी फर्स्ट फास्ट द पोस्ट या डी सूची प्रणाली। तो दोस्तों, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन बी, एकल संक्रमणी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन 9। संसद के सत्र का प्रोरोगेशन करने का अधिकार किससे है, यानी कि सत्रावासन लोकसभा अध्यक्ष को है, बी राष्ट्रपति को है, सी प्रधानमंत्री को है या डी संसदीय कार्य मंत्री को है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबको पता होना चाहिए कि सत्र बुलाना, स्थगित करना और सत्रावासन राष्ट्रपति के अधिकार हैं। ये बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कर देते हैं, लेकिन अगर सत्र को बुलाने की पावर, सत्र को स्थगित करने की और सत्रावासन की तीनों पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। आपको पता होना चाहिए, इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी लोकसभा उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर को या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को।
तो इसका सही जो उत्तर है वो हमारा है ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी सही है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। हमारे जो लोकसभा हैं वो अपना त्यागपत्र हमेशा लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। कोई भी इसमें राष्ट्रपति मत करके आइएगा वरना गलत हो जाएगा आपका उत्तर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 को। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत यानी कि नॉमिनेट किया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने देखा है, एक नहीं 10 बार आता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन देखते हैं, 2, बी ऑप्शन बी 10, सी 12 सदस्यों को, या डी 15 सदस्यों को। तो सही जो उत्तर हमारे संविधान में लिखा हुआ है वो है 12। ये सदस्य कहाँ कहाँ से होने चाहिए? या तो कला से होने चाहिए, साहित्य से होने चाहिए, विज्ञान से होने चाहिए और समाज सेवा से नामित होने चाहिए। आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर जी जो बने थे वो इसी कैटेगरी से आए थे राज्यसभा में, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, संसद का सत्र शुरू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस कितने समय के भीतर पारित होना आवश्यक है? दोस्तों ये ऑर्डिनेंस वाले क्वेश्चन हैं, ये कई बार आते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। और आपको पता होगी ऑर्डिनेंस की पावर क्या होती है? क्या होती है ऑर्डिनेंस की पावर? ये पावर तब यूज़ की जाती है जैसे जब हमारा सत्र नहीं बैठा हुआ है, हमारा कानून बनाने की विधि नहीं बैठी हुई है, तो अगर कोई इमरजेंसी में कानून बनाना पड़ जाए तो प्रेसिडेंट उसे ऑर्डिनेंस के द्वारा पारित कर देता है और उसको क्या करते हैं, फिर उसको हम हाउस में लेके आते हैं और फिर वहाँ से पास कराते हैं। तो ये कितने विधि के अंदर, कितने समय के अंदर इसे हमें कराना होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 6 महीने, ऑप्शन बी 6 सप्ताह, सी 3 महीने या डी 1 वर्ष। तो दोस्तों संसद का सत्र शुरू होने के बाद अध्यादेश 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रहता है, तो हमें 6 सप्ताह के अंदर इसे पास करना आवश्यक है कानून बनाने के लिए। ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आ गए। संसद में किसी विधेयक पर वोट बराबरी होने की स्थिति में निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट कौन देता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर विपक्ष का नेता? ये क्वेश्चन अगर आप दिमाग से सोचोगे तो आपको इसका आंसर मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों अगर मैं एक बार समझा दूं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर कोई बिल पास कराना है हमें और दोनों तरफ से वोट इक्वल है, तो अपने निर्णायक वोट यानी कि कास्टिंग वोट कौन डालेगा? प्रधानमंत्री डालेगा, लोकसभा अध्यक्ष डालेगा, या राष्ट्रपति डालेगा, या विपक्ष का नेता? दोस्तों प्रधानमंत्री तो वैसे भी आप जानते हो कि यह एक मेंबर होता है, तो वो तो होगा ही वहाँ पे। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों लोकसभा सदस्य जो होता है वो मेंबर होता है, बट वो वोटिंग तभी करता है जब मामला फंसा हो यानी कि 50-50 हो, तो अपना वोट कास्ट कर सकता है। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। वैसे वो वोट नहीं करता क्योंकि वो न्यूट्रल रहता है, वो सिर्फ हाउस को संभालता है। बट अगर ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ पे एक बिल फंस गया है और उसके वोट के बिना नहीं हो सकता, तो वो उसको वोट करने की पावर दी जाती है। और ये पावर कहाँ से आती है मैं आपको लिख के देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये पावर आती है हमारे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 100 से। अनुच्छेद 100 के तहत स्पीकर को कास्टिंग वोट का अधिकार है। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखिएगा। ये किसी भी एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। एस्टिमेट्स कमेटी की जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं, नियम समिति, लोक सेवा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, सार्वजनिक उपकरण का समिति, या ऑप्शन डी विशेष अधिकार समिति। तो जो इसका सही उत्तर है वो हमारा है ऑप्शन बी पीएसी, यानी कि दोनों समितियां वित्तीय नियंत्रण यानी कि वो वित्तीय नियंत्रण से लेन देन करती हैं, इसलिए दोनों ही एक जैसी हैं, इसलिए दोनों को जुड़वा बहन कहते हैं यानी कि ट्विन सिस्टर्स कहते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन बी सही है। आपको याद रखना है कि दोनों ही समितियां वित्तीय नियंत्रण से काम देखती हैं, इसलिए दोनों ट्विन सिस्टर्स कहलाती हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि कहता है स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना कब शुरू किया था, यानी कि उसका उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 28 जनवरी 1950, या ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948। सही उत्तर सबको पता होना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दे रखा है, यानी कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का काम करना शुरू करा था। संविधान लागू होने के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का औपचारिक उद्घाटन हुआ था।
हमारा संविधान जब लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी को, और वो सुप्रीम कोर्ट ने काम शुरू करा है 28 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 16, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैंने अभी तक शायद ये चौथा हमारा करा रहे हैं, सिर्फ 3 हमने प्रैक्टिस सेट और कराए थे, और उन दोनों में ये क्वेश्चन दोनों बार आया था। एक में सुप्रीम कोर्ट पूछा था और आज हाई कोर्ट पूछा गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक मेजर डिफरेंस है। वो ऑप्शन देखते हैं फिर बताता हूँ क्या डिफरेंस है। 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष। तो दोस्तों हाई कोर्ट में जो उम्र है काम करने की एक जज की वो है 62 वर्ष, और अगर हम वही बात करें सुप्रीम कोर्ट में तो वो हो जाती है 65 वर्ष। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा आता है। हाई कोर्ट में आपको याद रखना है कि सेवानिवृत्ति की उम्र है 62 और सुप्रीम कोर्ट में है 65। ये क्वेश्चन कई बार आता है। राज्यपाल, क्वेश्चन 17 पे देखते हैं, राज्यपाल गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष या डी 40 वर्ष। तो इसका उत्तर सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही है, 35 वर्ष। यह आयु सीमा संविधान के अनुच्छेद किस में दे रखी है? अनुच्छेद 157 157 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 157 में ये दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। वो आप हमें क्वेश्चन, वो उसका आंसर मुझे चाहिए आपसे कमेंट में। इसका देखते हैं क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 163, बी अनुच्छेद 164, सी अनुच्छेद 165 या डी अनुच्छेद 157। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन बी है। आर्टिकल 164 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम का उल्लेख किया गया है, और क्या कहता है ये? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अंदर करता है। देखिए ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आता है, आपको ध्यान रखना है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन करने किसके नाम से चलाया जाता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री या डी संसद। सबको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी जो होती हैं, जैसे कि आपकी अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका संचालन किसके नाम से चलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति के नाम से चला जाता है। यूटीज का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से प्रशासक यानी कि उपराज्यपाल के माध्यम से होता है, जो कि हमारे उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे कहते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारत के प्रथम वित्त आयोग यानी कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार आता है, आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए NK सिंह, बी KC नियोगी, सी CD देशमुख या ऑप्शन डी जॉन मथोई। तो जो इसका सही उत्तर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, KC नियोगी इज द राइट आंसर। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। आपको याद रखना है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन हमारा 1951 में गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष KC नियोगी थे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग अब। वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग में कुल कितने निर्वाचन आयुक्त यानी कि मुख्य सहित होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, जीके में भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। इसका सही जो उत्तर है वो हमारा है ऑप्शन सी, यानी कि 3 होते हैं। एक होते हैं हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और अलग 2 होते हैं वो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो आपको याद रखना है कितने होते हैं, यहाँ पे आप इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल कितने निर्वाचन आयुक्त मुख्य सहित होते हैं? 3 होते हैं, 1 मुख्य होते हैं और 2 उनके एडिशनल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता यानी कि रिकॉग्निशन कौन प्रदान करता है? सबको पता होगा, बहुत ईजी है। ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी निर्वाचन आयोग या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन सी, इलेक्शन कमीशन ही प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई पार्टी बनानी है तो आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी आपकी पार्टी बनेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है?
ये पावर्स ऑफ द गवर्नर के अंदर आता है और आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन 152, बी 153, सी 154 या डी 155। तो दोस्तों अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। 154 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा को संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 महीने के अंदर, बी 2 महीने के अंदर, सी 6 महीने के अंदर या डी 14 दिन के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल इमरजेंसी का टॉपिक है, यानी कि आपके जो आर्टिकल शुरू होते हैं 352 से 360 तक, ये हमने इसके क्वेश्चन देखे हैं कि हमारे चारों प्रैक्टिस सेट में कई बार आए हुए हैं, एक बार नहीं कई बार आए हुए हैं। तो ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको देखने हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले के 3 हैं वो आप तीनों देख लो, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम पड़ जाएंगे इस टॉपिक से, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या सही होगा। तो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 1 महीने के अंदर। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा 44वां संशोधन आया था 44 अमेंडमेंट एक्ट, उस समय के बाद सीमा 2 महीने से घटाकर 1 महीने कर दी गई थी। इससे पहले सीमा थी 2 महीने की, लेकिन जब हमारा 44 अमेंडमेंट एक्ट आया तो उससे इसका टाइम रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सोचो, अगर नेशनल इमरजेंसी घोषित कर है तो हमारी संसद को 1 महीने के अंदर पारित करना एक अनिवार्य कार्य हो गया है अब, जो कि पहले 2 महीने था। क्वेश्चन 25 पे आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं। 61वें, बी 69, सी 73वें या डी 86वें संशोधन। किस संशोधन द्वारा ये कार्य करा गया है आपको बताना है कमेंट में, और आंसर भी लिखना है इसका। मैं बताता हूँ इसका आंसर जो सही है वो है हमारा ऑप्शन बी। 1991 में ही 69वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिल्ली को NCR घोषित कर दिया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 26 पे आ गए हम लोग। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने का समय 1947 यानी कि 1978 भारत में किसकी सरकार थी? ऑप्शन ए कांग्रेस की, बी जनता पार्टी की, सी भाजपा की या डी संयुक्त मोर्चा की। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी की सरकार थी और 44 अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 44वें संशोधन द्वारा इसका कार्य हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोरारजी देसाई ने ही मौलिक अधिकारों को, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटाने का कार्य करवाया था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। भारत के राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन 26 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 15 अगस्त या डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर जो है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को ही हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए हम 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर डे मनाते हैं। क्वेश्चन 28 पे हम आ गए हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 1 मई, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। इसका सही उत्तर जो है हमारा वो है ऑप्शन ए, 24 अप्रैल को 73वां संशोधन लागू किया गया था, इसीलिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है एग्जाम्स में। आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 24 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन 73वां संशोधन पास हुआ था। क्वेश्चन 29। संविधान सभा की अंतिम बैठक लास्ट मीटिंग कब हुई थी? अभी भी इस रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया भी था आपको, फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन है 26 नवंबर को, बी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लास्ट मीटिंग हुई थी। और इस लास्ट मीटिंग हमने क्या करा था? हमने अपना राष्ट्रगीत और राष्ट्र गान दोनों को ही अपनाया था, और ये लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जब एग्जाम में बैठे हुए देने के लिए तो इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो भी हम प्रैक्टिस ला रहे हैं वो बहुत मेहनत से ला रहे हैं, और सारे क्वेश्चन ढूंढ ढांड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं कई बार,
और इस बार आने की बहुत प्रबल उम्मीद है। तो वही क्वेश्चन हम इसमें लाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरदार पटेल, सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या डी डॉक्टर SN राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर जो सही है वो है हमारा ऑप्शन सी। हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। वे 1947 से 1958 तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उन्होंने नींव रखी थी भारत के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों यही रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 4 पॉलिटी का। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और जिसके भी क्वेश्चन 20 से ज़्यादा सही हो रहे हैं वो बहुत अच्छे ट्रैक पे है UPSI के एग्ज़ाम क्लियर करने की ओर। और दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो आप हमें प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल मिलते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए गुड बाय।